आए दिन सरकार बदल रही, कोई 6-6 महीने के फार्मूले पर सरकार बनाई जा रही है, कभी प्रचंड तो कभी ओली। जैसे भारत की सोच है कि नहीं, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है, तो उसके साथ सहयोग करता है, सहयोग के बदले में उसको निगलने की नहीं सोचता है। चाइना उसको निगलने की सोचता है। आमतौर पर शांत रहने वाला देश नेपाल अचानक से वहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार देश के कोने कोने में दिख रहा है। जो व्यवस्था 2008 में, मतलब राजशाही व्यवस्था जो 2008 में ख़त्म हो गई थी, अचानक उसको फिर से बहाल करने की मांग हो रही है। और उनके जो समर्थक हैं, राजा के समर्थक हैं, जो ज्ञानेंद्र के समर्थक हैं, वो लगातार सड़कों पर हैं सरकार के खिलाफ, मतलब केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि नेपाल के कुछ इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू हटा ली गई है। ईस्ट नेपाल का इलाका है, वहां से कर्फ्यू में ढील दी गई, उसके बाद उसको हटा लिया गया। और करीब करीब 100 राजशाही समर्थक जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब के बीच वहाँ पर शांति बहाली की लगातार कोशिश की जा रही है। और इन प्रदर्शन के लिए, जो हिंसक प्रदर्शन बाद में बदल गया, पहले तो प्रदर्शन से इसकी शुरुआत हुई थी, इसके लिए वहाँ के जो वर्तमान राजा हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ज्ञानेंद्र को। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए आदित्य द्विवेदी जी हैं। आदित्य जी, सबसे पहले ये बताइए कि नेपाल में ऐसी नौबत क्यों आई? 2008 में राजशाही व्यवस्था वहाँ खत्म हो गई थी। देखिए, जब वहाँ पर राजशाही खत्म हुई एक तरह से और लोकतंत्र कायम हुआ, उसके बाद वहाँ की जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी कि राजा का जो तानाशाही थी, राजा की जो सेना थी या पुलिस थी, वो आम जनता को ऊपर एक तरह से कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन कर रही थी। इसको लेकर के वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया गया। लेकिन जब लोकतंत्र स्थापित किया गया तो उसके बाद अगर हम रिकॉर्ड देखें जो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ था, उसके बाद से लगातार सरकार परमानेंट रह ही नहीं पाई। कहीं सहयोग की सरकार, बैसाखियों की सरकार बन रही थी, और उसके बाद जो वहाँ भ्रष्टाचार एक आम चलन में आ गया, इससे लोग ऊब गए। आए दिन सरकार बदल रही, कोई 6-6 महीने के फार्मूले पर सरकार बनाई जा रही है, कभी प्रचंड तो कभी ओली। अब जैसे ओली की ही बात करें, जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वो चौथी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो और वो भी बहुत कम पीरियड में। तो एक गया एक आया, एक गया एक आया, उससे कहीं ना कहीं देश कमज़ोर हो रहा है। चाइना का हस्तक्षेप बहुत बढ़ रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, नेपाल में राजशाही ज़्यादा बेहतर थी। उसी का रिजल्ट है कि वहाँ पर ये एक पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है, आंदोलन शुरू हुआ है, जो मांग कर रहा है कि किसी भी सूरत में अब राजशाही वापस लाई जाए। लोकतंत्र से ऊब गए हैं लोग। शुरू में जो वहाँ पर नेपाली कांग्रेस पार्टी है, वहाँ पर वो गिरिजा प्रसाद कोइराला उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद जब से केपी शर्मा ओली, मतलब ये वाम समर्थक हैं, वहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, ओली हो चाहे प्रचंड हो, ये सब वही विचारधारा माने जाते हैं। और पड़ोसी चीन से इनको काफ़ी हवा दी जाती है। केपी शर्मा वहाँ के समर्थक भी माने जाते हैं चाइना के, और बहुत सारे मुद्दों पर वो भारत से टकराव की स्थिति आ गई थी। हालांकि भारत ने बहुत सारा चीज़ों को अपने आप से कंट्रोल किया, आपसी बातचीत से सबको कंट्रोल किया। तो लेकिन उनको घाटा भी हुआ है। आपको याद हो 3-4 साल पहले चीन ने कई नेपाल के गांवों पर कब्जा कर लिया था, अपने बोर्ड लगा दिए थे। आज भी वो गांव नेपाल वापस नहीं मांग पा रहा है, वो चीन के पास ही है। तो नेपाल की जो विस्तारवादी नीति है और देश को मतलब अपने कब्जे में, जैसे उसने श्रीलंका का हाल किया, क्या नेपाल में भी वही स्थिति बन रही है? और इस समय अचानक से इस तरह के प्रदर्शन का क्या मतलब है? देखिए, जो चाइना का हस्तक्षेप बढ़ा और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि नेपाल के बहुत से इलाके में चाइना ने कब्जा कर लिया। चाइना विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है। वो उसका किसी से कोई संबंध नहीं, किसी तरह के वो रिश्ते नहीं निभाता। फिर वो चाहे श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान हो या उसके कोई भी देश हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। जैसे भारत की सोच है कि नहीं, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र है, तो उसके साथ सहयोग करता है, सहयोग के बदले में उसको निगलने की नहीं सोचता है। चाइना उसको निगलने की सोचता है, और जब निगलने की सोचेगा तो ये बात आम जनता को समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। शुरू में जनता गुमराह हो गई वहाँ की, लेकिन अब उसके समझ में आ रहा है कि उससे गलती हुई, उसके शासकों से गलती हुई। राजशाही जो चली गई, उसके बाद जो लोकतंत्र आया, वो लोकतंत्र एक देश के लिए चूक है। नेपाल राष्ट्र जो पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र था, पूरी तरह से एक तरह से वो सुरक्षित था, अब वो कहीं से असुरक्षित महसूस हो रहा है।
आपको याद होगा पिछले कुछ सालों पहले नेपाल के जो बॉर्डर पर जो पुलिस सेना लगती थी उसने भारतीय पुलिस पर अटैक किए थे, हमारे जवान मारे गए थे, लेकिन भारत ने बहुत सूझबूझ के साथ किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया। भारत चाहता तो बहुत बड़ा जवाब दे सकता था, लेकिन भारत ने समझदारी दिखाई। उसी समझदारी का ये नतीजा है कि अब वहाँ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चाइना समर्थित जो सरकार है उससे नेपाल का भला नहीं होना है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ और वहाँ पर दिक्कत है कि वहाँ सरकारें बदल क्यों नहीं रही हैं। कभी हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान में केपी शर्मा ओली हैं, तो कभी प्रचंड आ जाते हैं। दोनों की विचारधारा जो है वो चीन समर्थित है, दोनों कम्युनिस्ट हैं और चीन में कम्युनिस्ट की सरकार है, ये पूरी दुनिया जानती है। वहाँ तो एक ही पार्टी की सरकार होती है। दूसरा सवाल मेरा और है कि चीन के बार बार ये करीब जाते हैं, वहाँ घोटाले का आरोप भी लगा केपी शर्मा ओली सरकार पे, फिर भी जनता जो है इनको बार बार क्यों लेके आती है? देखिए, जब वहाँ राजशाही चली गई तो लोकतंत्र स्थापित हुआ। जनता की मजबूरी है कि किसी न किसी को हमें लेके आना है। जब ये चुनाव लड़ते हैं आपस में तो एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे के विरोध में होते हैं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो ये साठगांठ करके आपस में गठजोड़ बना करके सत्ता पे स्थापित हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता है नेपाल में, वो अब जनता जान चुकी है। तभी वो कह रही है कि मुझे लोकतंत्र किनारे रखो भाई, मुझे लोकतंत्र अब नहीं चाहिए, मुझे राजशाही चाहिए, सुकून की चीज़ें चाहिए। और एक चीज़ बड़ी बात ये है कि भारत और नेपाल के बीच में पड़ोसी के संबंध नहीं है, भाईचारे वाले संबंध हैं। एक तरह से हम उसको ऐसे बोलें तो एक रिश्तेदारी सी है। वो इस तरह की है कि कोई भी नेपाल का नागरिक भारत में आकर के सेना में भर्ती हो सकता है। उसके लिए गोरखा रेजिमेंट हाँ, स्थापित की गई और सीधे सेना में एक देश का दूसरे देश की सेना में भर्ती हो जाए। ये उदाहरण पूरे विश्व में बहुत शायद रेयर हो, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में है। तो इतने अच्छे रिश्ते, इतने गहरे रिश्ते और पुराने कई पीढ़ियों के रिश्ते, उनको जो तोड़ने का कुछ देश द्वारा किया गया, वो अब पर्दा खुल चुका है। और यहाँ बता दें हम आपको, पिछले कई सालों से जैसे ही हिंदू राष्ट्र का दर्जा उसका हटाया गया था, उसके बाद से हिंदुओं के लिए सोचने वाली संस्था आरएसएस चिंतित हुई, परेशान हुई और उसने वहाँ पर कदम उठाए हैं, वहाँ मूवमेंट चलाए हुए थे। उसी का ये रिजल्ट है कि 40 से अधिक संगठन राजा को फिर से स्थापित करने की बात कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में वहाँ पर राजशाही स्थापित हो। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भारत के साथ जो एक लगाव था लोगों को समझ में आ रहा, लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं और अब उनकी जो मांग है वो क्रियान्वित होती दिखाई भी दे रही है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। चीन यहाँ पर नेपाल में एक चीज़ और देखा गया है कि नेपाल में जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो वहाँ जाकर प्रॉपर वहाँ प्रवचन कर रहे हैं और काफ़ी उनकी मतलब उनके कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ जुट रही है। इसका क्या मतलब कि वहाँ जो सांस्कृतिक परंपरा है पुरानी वो लौट आ रही है। दूसरा ये कि नेपाल में एक चीज़ और वहाँ पर आम चीज़ें हैं, नेपाल से भारत का संबंध जो आप कह रहे थे उसमें एक चीज़ और है, चूँकि मेरा जो शहर है वहाँ से बहुत करीब है, तो वहाँ पर जनकपुर है। राजा जनक वहीं के माने जाते थे, जिन माँ सीता जिनकी बेटी हैं और उनका जो धरती से वो प्रकट हुई थी वो सीतामढ़ी जगह तो बिहार में है, लेकिन जनक राजा वहाँ के थे और ये सारा इलाका कभी एक हुआ करता था। लेकिन वहाँ पर जो इस समय सांस्कृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के मन में, और एक और सवाल है, आपने उसको कवर भी किया है, मधेसी का आंदोलन भी कहीं ना कहीं उस समय पार्टी और इन लोगों से समर्थित थी। मधेसी वो लोग जो यूपी और बिहार से जाकर नेपाल में रहते हैं और उनकी अच्छी खासी तादाद है, उस पर भी हमको बताइए। देखिए, हम बात करते हैं आपके पहले वाले सवाल पर। नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का संबंध रहा है, वो चाहे राम का युग हो या फिर कृष्ण का युग रहा हो या फिर अब आज कलयुग हो। आज के समय में जो वहाँ राजा हैं, चाहे ज्ञानेंद्र इस समय वर्तमान में मतलब पूर्व राजा कहे जाते हैं, लेकिन राजशाही उन्हीं के पास है अभी भी। उनके घर में रिश्तेदारियाँ जो हो रही हैं वो भारत से संबंधित हैं, भारत के राजघरानों से लड़कियाँ जा रही हैं वहाँ पर, वहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं यहाँ पर। तो एक रोटी और बेटी का साथ हमारा अभी का नहीं, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सीता जी वहीं की थी तो राम वहाँ के दामाद हुए। इस चीज़ को मानते, जब राम की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर मूर्ति में हो रही थी अयोध्या में, तो वहाँ से स्पेशली श्रृंगार और फल और मिठाइयाँ बन के आई थी। इतना गहरा रिश्ता विश्व में कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। अब जो आप बात कर रहे हैं यहाँ से जाकर के जो वहाँ पहुँचे हुए थे, उन्होंने नेपाल को सजाने का काम किया है।
यहाँ से जो उत्तर प्रदेश से गए हों, चाहे बिहार से लोग गए हों, चाहे झारखंड से गए हों या भारत के किसी कोने से गए हों, उन्होंने नेपाल को सजाने का, आगे बढ़ाने का और उसको भाई की तरह कंधा लगा करके उसको ऊपर उठाने का काम किया। वहाँ पे कारोबार शुरू किए, वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करने का काम किया, वहाँ पर बिजनेस लगाए, इंडस्ट्री लगाई हैं, तब जाके नेपाल नेपाल बन रहा था। अब नेपाल लगातार पिछड़ रहा है, उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात नेपाली समझ रहे हैं और देखिए भारत का रिएक्शन देखिए, लगातार बड़प्पन दिखा रहा है। किसी नेपाली की एंट्री बंद नहीं है, किसी नेपाली को सरकारी संस्थानों में नौकरी देने से मनाही नहीं है, बल्कि आज अगर देखें तो हमारी तमाम सेक्टर्स में नेपाली विश्वसनीय हैं, उनका विश्वास अभी भी कायम है और वो भाईचारा बिल्कुल बना हुआ है। अभी कुछ साल पहले की बात है कि नेपाल में कुछ मुस्लिम संगठन भी एक्टिव हुए थे और उसमें ये हुआ था कि वहाँ पर जो भारत से लोग जा रहे हैं, जो क्राइम करके जा रहे हैं, वो नेपाल में छुप रहे हैं। और एक इलाका है पर्टिकुलर, बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर जो है वो उस तरह के कट्टरपंथी और ये तो नेपाल में क्या जो वहाँ की ओली सरकार है ये इन चीज़ों को, कट्टरपंथ और इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। देखिए जो वहाँ वर्तमान में सरकारें हैं उनको आप ये मान लीजिए कि कुछ जो देश हैं उनकी कठपुतली हैं, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनकी हैसियत नहीं है कि वो किसी मामले में नेपाल के राष्ट्र हित में स्टैंड ले सकें, औकात ही नहीं है, उनकी ये स्थिति ही नहीं है। तो वहाँ पर जो भी भारत विरोधी ताकतें हैं, जो ISI है, वहाँ पर उसकी जड़ें मजबूत हुई। पिछले कुछ समय में वहाँ पर मदरसे और मस्जिदों में इजाफा हुआ, प्लांट बे में ये ISI भी वहाँ पर एक्टिव हुई ज़्यादा। आपको याद होगा कंधार कांड हुआ था, तो जो विमान अपहरण हुआ था वो नेपाल के थ्रू ही हुआ था, यानी कि नेपाल की धरती का मिसयूज हुआ था। हाँ, तो इस तरह से नेपाल की धरती का मिसयूज करके भारत और नेपाल के संबंधों को बिगाड़ने की ये कोशिश थी। वहाँ की जनता अब जागरूक हो गई है, पूरी तरह से चौकन्नी है, वो साजिशें अब सफल नहीं होंगी। वहाँ जो मूवमेंट और जो प्रयास शुरू हुए, उन्होंने वार्निंग दी है सप्ताह भर की कि सप्ताह भर में जो सरकार है वो चेत जाए और मुझे राजशाही वापस चाहिए हर हाल में। 19 फरवरी को लोकतंत्र दिवस मनाता है नेपाल, उसी दिन ये आंदोलन शुरू हुआ है, यानी कि लोकतंत्र खत्म हो, राजशाही स्थापित हो और फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग वहाँ पर बहुत मुखर हो चुकी है, जो सरकार के बस में नहीं, हमें नहीं लगता वो रोक पाएंगे किसी तरह से। देखिए वैसे भी राजशाही खत्म हुआ, उस समय वीरेंद्र विक्रम नरेश थे, उनकी घर में हत्या हुई, साजिशन हत्या हुई। उसके बाद जो वहाँ पर चीज़ें बदली, उस समय भारत के संबंध नेपाल से बहुत अच्छे थे, मुझे ध्यान है वो, लेकिन अब अचानक से 2008 के बाद राजशाही तो ख़त्म तो हुआ, लेकिन उसके बाद नेपाल बर्बाद होता चला गया। उसके बाद 13 सरकारें बदली, कभी OP शर्मा ओली हो जाते हैं तो कभी प्रचंड हो जाते हैं, लेकिन कोई जो स्टैब्लिश गवर्नमेंट है वो नहीं आई। देखिए वहाँ पर नेपाल एक तो वैसे ही एक तरह से कहा जाए बहुत मजबूत हम राष्ट्र उसको नहीं मानते, कोई नहीं मानता है। कहीं ना कहीं भारत उसमें पूरी तरह से सपोर्ट करता, तमाम सब्सिडी, तमाम मामलों में। कभी भूकंप आ गया तो पूरी तरह से भारत लग गया, ऐसे भारत इस तरह से लगता था जैसे भारत का पार्ट हो, उसी अंदाज में लगना, उसी अंदाज में उसको सहयोग करना। तो वहाँ पर जो सरकारें आईं वो बहुत मजबूत नहीं रहीं। लोकतंत्र का जो उन्होंने ख्वाब देखा हुआ था, जो ढांचा तैयार करने की कोशिश थी, जो दुनिया के बाकी देशों में चलता है, वो वहाँ नहीं आ पाया। पूरी लोकतंत्र सरकारें जो आईं वो भ्रष्टाचार में डूब गईं। भ्रष्टाचार में डूबने से जो जनता को राहत मिलनी चाहिए थी लोकतंत्र स्थापित होने में, वो राहत ना होकर और परेशानियों का सबब बना लोकतंत्र। इसलिए लोकतंत्र को अब लोग हटाना चाह रहे हैं, ऊब चुके हैं। अगर लोकतंत्र वहाँ कायम रहा तो लोगों का ये मानना है कि नेपाल फेल हो जाएगा, जैसे अफगानिस्तान फेल है, जिस तरह से कट्टरपंथ और तमाम तरह से पाकिस्तान फेल है। लंका एक तरह से फेल्यूर देश हो गया, तो चाइना की सरपरस्ती अगर आ गई तो नेपाल के लोग जान चुके हैं कि वो फेल हो जाएगा, राष्ट्र उनका खत्म हो जाएगा। इसलिए अब वो राजशाही वापस स्थापित करने के मूड में है। आदित्य जी, नेपाल के मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे भी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।